तो आइए अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं विस्थापन से। तो पहला टर्म हमको जो पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है और हम विस्थापन के बारे में जानते हैं। अगर हमारी कोई गतिमान वस्तु है, कोई भी गतिमान वस्तु जो भी दूरी तय करती है, मान लीजिए कोई गतिमान वस्तु यहाँ इस पॉइंट से चल के इस रास्ते से होते हुए इस पॉइंट बी पे पहुंचती है ए से, तो जो इस वस्तु द्वारा, इस गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन होता है वह प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का ये जो न्यूनतम दूरी होती है, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है वह विस्थापन होती है। अब ऐसा हम लोगों ने 9th क्लास में भी जब गति पढ़ा था तो वहां पे भी पढ़ा था, बट यहाँ पे थोड़ा हम लोग एडवांस लेवल पे विस्थापन को समझेंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, अभी हम लोग थोड़ा स्थिति सदिश से विस्थापन को समझेंगे। कैसे समझेंगे, देखिए मान लेते हैं हमारे पास कोई यहाँ पे पॉइंट P है और यहाँ P बिंदु पर कोई वस्तु है, तो अब इसकी स्थिति हम लोग कैसे दिखाते हैं। तो स्थिति के लिए हमने पहले भी बताया कि हम लोग एक प्लेन मानते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है P बिंदु और यहाँ ये मूल बिंदु है वो 0,0 वाला, और यहाँ पे मान लेते हैं वस्तु की स्थिति जो ये है और यहाँ से दूरी r। तो स्थिति हम लोग, अगर हमसे पूछा जाए वस्तु की स्थिति क्या है, तो स्थिति के लिए हम लोग स्थिति सदिश का यूज करते हैं ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर बराबर होता है आर वेक्टर। यहां से जो भी दूरी होगी ओपी वेक्टर बराबर आर। ये ओपी वेक्टर मतलब स्थिति हो जाएगी इस वस्तु की इस मूल बिंदु के सापेक्ष, जैसा कि हम लोगों ने भी पहले भी पढ़ा था। अब मान लीजिए गतिमान है और गति करती हुई कुछ समय बाद इस रास्ते से होते हुए इस क्यू बिंदु पे पहुंच गई। तो अब क्यू बिंदु से यहां से अगर हम इसकी स्थिति को डिफाइन करें तो इसको R1 मान लें, इसको R2 मान लें। R1 और R2 मान लेंगे कि जो हमारा P बिंदु पे पहली दूरी थी O से वो R1 थी और Q बिंदु की दूरी R2 है। तो अब क्योंकि वस्तु में गति हुई और गति करती हुई वस्तु कहां पहुंच गई, P से Q पहुंच गई, P से Q पहुंच गई। तो वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन जो होता है वो होता है PQ। और अगर स्थिति में देखा तो PQ वेक्टर बराबर होता है OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, PQ वेक्टर को ध्यान दीजिएगा, OQ वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं R2 वेक्टर और माइनस R1 वेक्टर। ये मान लीजिए यहां से ये इसकी स्थिति से है, तो अब इसको मान लेते हैं R वेक्टर। ये जो बीच की दूरी निकली R वेक्टर, तो हम लोग लिख सकते हैं PQ वेक्टर बराबर R वेक्टर। जो भी वैल्यू निकल के आएगी विस्थापन की वो ये निकल के आएगी। अब यहां से अगर हम लोग विस्थापन की परिभाषा बनाएं तो किसी गतिमान वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के साथ ध्यान दीजिएगा, थोड़ी एडवांस डेफिनेशन जो 11th लेवल की है, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन जो हम लोग निकालते हैं वो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो निश्चित वस्तु क्या होगी, गतिमान होगी। और अगर स्थिति में कितना परिवर्तन हो रहा है इसको हम लोग कैलकुलेट कर लें तो हम वस्तु का क्या निकालेंगे, विस्थापन निकाल लेंगे। तो स्थिति में परिवर्तन जो होता है समय के साथ वही हमारा होता है विस्थापन। या ऐसे भी समझ सकते हैं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हालांकि अभी हम लोग वेक्टर में इसको और डीपली पढ़ेंगे, बट यहाँ पे स्थिति को कैसे निरूपित करते हैं थोड़ा हमको पता चला कि कार्टेशियन प्लेन मानेंगे, वहां पे अगर कोई वस्तु एक बिंदु पर है तो वहां से दूरी R1 मान लेंगे और गति करते हुए अगर कहीं दूसरे पॉइंट पे चले गए तो मूल बिंदु से उसकी दूरी R2 मान लेंगे। तो फाइनली अगर हम निकालेंगे PQ वेक्टर तो हम उसको लिख सकते हैं OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। अगर हमसे डायरेक्ट को दे दिया MN वेक्टर बताओ तो हम समझ जाएंगे कि मूल बिंदु के साथ ON वेक्टर माइनस ON वेक्टर माइनस OM वेक्टर। इस तरीके से हम लोग इस स्थिति को लिखते हैं, स्थिति में परिवर्तन को डिफाइन करते हैं। ये याद रखिएगा, थोड़ा बेसिक बात। अब हम लोग यहाँ पे विस्थापन में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। पहली चीज तो विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश राशि और अदिश राशि हम लोग वेक्टर एनालाइज में पढ़ेंगे भी। इतना समझ लीजिए कि सदिश राशियों के उनमें परिमाण होता है
दिशा होती है और वो सदिश नियमों का पालन करती हैं। और जो अदिश राशियां होती हैं उनमें परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होती और ना ही वो सदिश नियमों का पालन करती हैं। अब बात यहाँ पे आती है विस्थापन। तो विस्थापन एक सदिश राशि है तो उसमें दिशा भी होगी, तो इसमें दिशा हमेशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है, यानी यहाँ क्यू पे दिशा जो होगी इस तरफ, मतलब वस्तु की गति की दिशा इसी तरफ है। अगर आगे जाएगी तो इस पॉइंट पे कहीं पे जाएगी। दूसरी बात ये होता है कि विस्थापन का मात्रक जो होता है, साई मात्रक इसका जो होता है वो मीटर होता है। साई मात्रक इसका जो होता है वो मीटर होता है विस्थापन का। और विस्थापन पे अधिक चर्चा अभी हम लोग जब हम लोग दूरी पढ़ेंगे तो दूरी के साथ कंपेयर करके करेंगे तो हमको और क्लियरिटी मिलेगी। तो भी विस्थापन में इतना याद रखिएगा कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम जो दूरी होती है वो विस्थापन होती है। और अगर हम वेक्टर से स्थिति से विस्थापन को डिफाइन करें तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो पहली बात जैसा हम लोगों ने पढ़ा वो गतिमान है, और गतिमान वस्तु क्या करती है दूरी और विस्थापन। अब दूरी और विस्थापन को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं। तो विस्थापन के बारे में हमको थोड़ा पता चला कि हमको केवल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पकड़ना है। और अब दूरी के लिए देखते हैं तो सेकंड पैरामीटर जो हम लोग अब यहाँ पे पढ़ेंगे समझेंगे वो होगा दूरी। तो ध्यान समझिएगा एक बात को, दूरी डिस्टेंस किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई दूरी कहलाती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। मान लीजिए कोई वस्तु है और वो इस तरह से चलती हुई यहां पे पहुंच गई, ए से चलती हुई बी पर पहुंच गई, तो अब इस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? तो आप ये पूरा जो पथ है इस पथ की लंबाई माप लीजिए, ए से लेके बी तक, ये पूरी लंबाई ही वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होगी। और इसको मापने के लिए हम लोग सिंपली दूरी को मापने के लिए पथ की लंबाई को ही मापते हैं। तो इसमें हम लोग स्केल रख के जो है प्रकार की सहायता से जितना माप लेंगे डैश डैश लगा के और मापते चले जाएंगे, जितनी इस पथ की लंबाई निकलेगी वही क्या होगी? दूरी होगी। तो ये पथ की लंबाई कहलाती है दूरी। अब अगर हमसे पूछा जाए यहीं पे ए टू बी विस्थापन कितना हुआ, तो ए टू विस्थापन जो हुआ ये जो हमारा x है, ये x दूरी हमारी जो है ये विस्थापन है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी वो विस्थापन होगी। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं दूरी को और इस तरह से कैलकुलेट करते हैं विस्थापन को। और थोड़ा समझिए कि जो हमारी दूरी होती है, दूरी का भी मात्रक इसाई मात्रक जो होता है मीटर होता है, परंतु दूरी हमारी अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। और एक बात और समझिए, यहाँ पे एक डिफरेंस समझ में आ रहा है कि अगर देखा जाए तो दूरी का मान जो है पथ की लंबाई पे निर्भर करता है। मतलब हम ए टू बी गए, लेकिन ये डिपेंड करता है किस रास्ते से गए, क्योंकि एक्चुअल में जब हम लोग दूरी मापते हैं तो उस पथ की लंबाई मापते हैं जिस पथ से हम होकर गए हैं। और विस्थापन का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो एक डिफरेंस लिख लीजिए जो मोटा मोटा यहाँ से निकल के आ रहा है, जो आपकी समझ में आ रहा है अभी, कि दूरी पथ पर निर्भर करती है। दूरी का मान इस पे पाथ डिपेंडेंट होता है, दूरी का मान पथ पर निर्भर करता है, ठीक। और विस्थापन का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। ये विस्थापन की बात करें तो विस्थापन नहीं करता है, याद रखिएगा कि विस्थापन का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो फिर किस पे निर्भर करता है? ये उन दो बिंदुओं पर निर्भर करता है जहां से वस्तु चल के गई है और जिस पर चल के गई है, उनके बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है। और थोड़ा यहां समझते हैं एक एग्जाम्पल से दूरी और विस्थापन को। आप ये बात समझ में आई होगी सबकी, बहुत सिंपल बात है। एक और उदाहरण से हम लोग और क्लियरिटी लेंगे दूरी और विस्थापन में, और इनमें जो मेन डिफरेंस है, अंतर है, जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, उन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है इस पॉइंट पे और चल के गई यहां से यहां, मान लेते हैं ए टू बी चल के गई और फिर बी टू सी चल के गई, ठीक। अब मान लीजिए यहां से चल के 4 मीटर और यहां पे चल के आई 3 मीटर। तो हमसे पूछा जाए कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो दूरी के लिए हम लोग जानते हैं कि हमको पथ की लंबाई मापना है। ये यहां से यहां तक चल के गया और फिर यहां से यहां तक के चल के गया, यानी ये टोटल जो दूरी हो जाएगी हो जाएगी AC, और AC बराबर हो जाएगा AB प्लस BC।
AB प्लस BC। अब ये AC की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहे तो सिंपली हम लोग 4 मीटर प्लस 3 मीटर ये बराबर आ जाती है 7 मीटर। तो ये तो तय की गई दूरी का मान निकला कि वस्तु ने 7 मीटर की दूरी यहाँ पे तय की है। लेकिन अगर दूसरा ही क्वेश्चन हमसे पूछ दे कि तय विस्थापन का मान बताओ, तो अब हम लोग तय विस्थापन कैसे बताएंगे, तो इसके लिए भी ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि विस्थापन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको भी ध्यान दीजिए कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी, तो इसको मिला देंगे प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को। तो अब ये वाली जो दूरी होगी, सबसे न्यूनतम दूरी होगी इस प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की, और इसी का मान हमारा विस्थापन के बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए ये वाला एंगल यहाँ पे 90 है और ये हमारा जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हम लोग AC यानी AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग अगर AC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ से AC की अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा 16 प्लस 9, तो AC बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 की वैल्यू होती है 5। तो ये 5 मीटर वैल्यू हमारी जो निकल के आएगी विस्थापन की निकल के आएगी। तो ये हमारा निकल के आए विस्थापन और ये निकल के आए दूरी। तो यहाँ पे लिखते हैं दूरी निकल के आई हमारी 7 मीटर और विस्थापन निकल के आया 5 मीटर। ठीक, तो एक हमको डिफरेंस पता चला कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है और गति कर रही है तो उसका जो तय किया गया विस्थापन होगा, तय किया गया विस्थापन वो दूरी से सदैव कम होगा या दूरी के बराबर होगा। बराबर किस स्थिति में होगा, मान लीजिए सीधा वस्तु A जाती है और B पे रुक जाती है, तो इस स्थिति में दूरी भी 4 मीटर होती और विस्थापन भी 4 मीटर होता। तो याद रखिएगा विस्थापन हमेशा दूरी के छोटा या उससे बराबर होगा, दूरी के बराबर होगा या दूरी से छोटा होगा। कभी विस्थापन का मान बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप परिभाषा देखिए प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, सबसे न्यूनतम दूरी है ना। इस बात को समझिए, जैसे अगर मान लीजिए हम लोग सुबह उठते हैं तो अपने बेड से हम लोग मूव करते हैं, दिन भर जहां जाते हैं वहां जाते हैं और लास्ट में जब रात में वहीं पे बेड पे आके लेटते हैं, तो अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना है, तो हमारे द्वारा तय किया गया विस्थापन 0 है। परंतु अगर हमसे पूछा जाए हमारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो जिस पथ पे हम चले उस पथ की लंबाई हम लोग माप लें, वही हमारे द्वारा दिन भर में तय की गई दूरी है। तो हमें ऐसे समझ लीजिए दूरी का मान जो है विस्थापन से हमेशा ज्यादा होगा, बराबर भी होगा। वो स्थिति है कि जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी हो वही दूरी हो और वही विस्थापन हो। खैर, तो यहाँ से एक डिफरेंस और समझ में आया कि विस्थापन का मान हमेशा छोटा होगा दूरी से या फिर बराबर होगा। और हम लोग यहाँ पे देखें कि हम दूरी को तो सीधे सीधे जोड़ घटा के निकाल लेते हैं, परंतु विस्थापन को सीधे सीधे जोड़ घटा के नहीं निकाल पाते हैं। ये सदिश परिणामी सदिश निकालने का त्रिभुजीय नियम है और इसको हम लोग वेक्टर में पढ़ेंगे, वहां पे समझेंगे कि इस नियम को कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं और कब निकालते हैं। खैर, तो यहाँ पे समझ में आया कि कैसे हम लोग विस्थापन निकालेंगे, कैसे दूरी निकालेंगे। विस्थापन के लिए हम लोग प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को पकड़ेंगे और उनके बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को लेंगे। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, लेकिन अभी बाद में लगाएंगे। पहले आगे हम लोग चर्चा करेंगे अब वेलोसिटी की। तो यहाँ से दूरी और विस्थापन में कुछ प्रमुख अंतर भी हमारे पकड़ में आए, जैसे कि दूरी अदिश राशि होती है और विस्थापन सदिश राशि होती है, और दूरी का मान पथ पर निर्भर करता है, विस्थापन का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। चली गई दूरी कभी शून्य नहीं होती, ना ही कभी ऋणात्मक होती है। चली गई दूरी सदैव धनात्मक होती है, क्योंकि आप किसी की लंबाई ऋणात्मक नहीं ले सकते हैं। और दूरी का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो अगली चर्चा करेंगे। सेकेंड नंबर पे था हमारा वेग, थर्ड नंबर पे वेग, जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। अब हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी की। तो बेसिक बात जो वेलोसिटी की होती है वो हम लोगों ने पढ़ा कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अब इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अगर समय 1 सेकंड कर दें तो वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन, यानी एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को ही वस्तु का वेग कहते हैं। अगर किसी वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब वह 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है। और अगर किसी का 12 मीटर पर सेकंड है तो इसका मतलब वह 1 सेकंड में
12 मीटर चलता है। तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से हम लोग और वेलोसिटी को थोड़ा समझते हैं कि जो वेग होता है, अगर मान लेते हैं ये हमारे पास कोई वस्तु है, ए से चल के बी पर पहुंच रही है इस तरीके से, और ये जो पथ की लंबाई अगर हम लोग मापेंगे तो ये तो होगी दूरी, और अगर विस्थापन की बात करेंगे तो ये होगा, ये वाला जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई, मान लेते हैं इसकी माप जो है एस है। तो हमारी जो वेग हो जाएगा वो एस अपॉन टी, मान लेते हैं इसको तय करने में टी समय लग रहा है। तो इसका जो मात्रक बनेगा, मात्रक क्या बनेगा, मात्रक बनेगा विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। तो मात्रक जो निकल के आएगा मीटर पर सेकेंड निकल आएगा। और यह एक सदिश राशि है। यह राशि कैसी है, सदिश राशि है, क्योंकि हमारी विस्थापन एक सदिश राशि, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। जिस दिशा में विस्थापन होता है उसी दिशा में वेग होता है। जैसे वस्तु ये यहाँ से इस तरफ जा रही है तो इसकी वेग की दिशा क्या होगी, ये इसकी वेग की दिशा होगी। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा टर्म निकालते हैं, तात्क्षणिक वेग। दूसरा टर्म जो होता है हमारा तात्क्षणिक वेग। तो एक लाइन की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी बुक में, देखिएगा। किसी गतिमान वस्तु का किसी भी क्षण, किसी भी बिंदु पर किसी भी क्षण जो वेग होता है वो उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो ये होता है किसी वस्तु का तात्क्षणिक वेग, मतलब अगर ये वस्तु गति कर रही तो ये तो इसके द्वारा विस्थापन होगा, लेकिन गति का पाथ जो है वो इस पाथ से होके गई। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें, इस पॉइंट P पे, तो इस पॉइंट P पे जो उसका वेग होगा वो उसका तात्क्षणिक वेग होगा। इस बात को ऐसे समझिएगा, अगर कोई गतिमान वस्तु, कोई भी गतिमान व्यक्ति, कोई ऐसी चीज जो गतिमान है हमारे सामने से निकल रही, तो हमारे सामने से जब पास होता तो उस समय अगर हम उसका वेग देखें तो वो उसका कहलाता है तात्क्षणिक वेग। और दूसरी बात, अब यहाँ पे बात आती है कि ये वेग, तात्क्षणिक वेग को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे इसकी जो है डेफिनेशन ली गई, कैसे इसको निकालेंगे किसी गतिमान वस्तु में। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग वेग देखें तो वेग होता है विस्थापन बटे समय। अभी हमने आपको बताया विस्थापन जो एक्चुअल में होता है वो स्थिति सदिश में परिवर्तन। क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन। तो वेग को हम लोग बोल सकते हैं स्थिति में परिवर्तन बटे समय। भाई स्थिति में परिवर्तन कहलाता है हमारा विस्थापन और बटे में समय। तो अगर हम देखें तो वेग को हम ये भी बोल सकते हैं किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर, मतलब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन वेग कहलाता है। याद करिए वहां पे हमने एग्जांपल लिया था, कोई वस्तु जो P से कहाँ आती थी, Q में, और यहाँ से जो टाइम लगता था यहाँ से यहाँ तक का आने में, और यहाँ पे हमने लिखा था PQ वेक्टर, स्थिति में परिवर्तन बटे T, PQ वेक्टर बटे T जो था ये वहां पे वेग था। तो अगर हम लोग देखें तो वेग निर्धारित करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, स्थिति में परिवर्तन। स्थिति में परिवर्तन का मतलब कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पे जानी चाहिए, मतलब कोई हमको दो वैलिड पॉइंट चाहिए उस जो वस्तु हमारी गति कर रही है। ध्यान से बात को समझिएगा, ये बात आपको बुक में नहीं मिलेगी, यहां से आपको समझना है। देखिए अगर कोई गतिमान वस्तु है तो गतिमान वस्तु जो है उसका कोई पाथ होगा, और उस पाथ पे हम लोग दो बिंदु लेंगे, और दो बिंदु लेके ही हम उसके वेग को कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज कर नहीं सकते हैं। इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए कोई एक दीवार है, दीवार के पीछे से कोई आदमी गति कर रहा है, चल रहा है, किसी वेग से चल रहा है, हमको नहीं पता कितना उसका वेग है, परंतु हमको उसका वेग निर्धारित करना है। और दीवार में हमने एक जगह इतनी महीन ब्लेड शेप की दरार बना दी, तो हमसे पूछा जाए जब उस दरार को क्रॉस कर रहा है तो उसका वेग कितना है, तो ऐसे हम लोग नहीं बता सकते कि उस दरार को क्रॉस करते हुए उसका वेग कितना है, क्योंकि दरार बहुत पतली होगी तो कम समय के लिए दिखेगा, उतने में हम उसका एक बिंदु पर हम उसका वेग निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि क्या कहता है वेग स्थिति में परिवर्तन। तो स्थिति मतलब दो पॉइंट होने चाहिए हमारे पास। तो हम करेंगे क्या, जहां पे एक दरार है उसके थोड़ी दूर बाद एक और दरार मान लेंगे, और देखेंगे अब यहां दिखा और दूसरी दरार दिखने के बीच में टाइम कितना है, वो टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, और दोनों दरारों के मध्य की दूरी निकाल लेंगे और उसको समय से डिवाइड कर देंगे, तो पता चल जाएगा हमको वेग। इस तरह से वेग को कैलकुलेट करते हैं, और यही फंडा लगा के हम लोग वेग कैलकुलेट करते हैं तात्क्षणिक वेग। देखिए तात्क्षणिक वेग को, तो तात्क्षणिक वेग मान लीजिए हमको इस बिंदु P पे निकालना है, तो हम जानते हैं कि वेग का निर्धारण किसी एक बिंदु पर संभव नहीं, इसके लिए हमारे पास दो बिंदु होने चाहिए। तो हम लोग करते क्या हैं, इसके
पीछे और इसके आगे दो बिंदु मानते हैं और मान लेते हैं इन बिंदुओं के बीच की दूरी जो है dx। अब ये भी याद रखिए, स्थिति में परिवर्तन या dx, फिजिक्स में हम लोग परिवर्तन को डेल्टा से दिखाएंगे। याद रखिएगा, परिवर्तन जब होगा तो उसको डेल्टा से दिखाएंगे। मतलब अगर हम लोग डेल्टा v की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा v2 माइनस v1, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये परिवर्तन की बात होगी। और इसी dv का मतलब क्या होगा, ये बड़ा परिवर्तन होगा और dv जो होगा हमारा सूक्ष्म परिवर्तन होगा। सूक्ष्म, बहुत जब परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होगा तो उसको dv से दिखाएंगे, क्योंकि ये दूरी बहुत छोटी है तो इसको हम लोग dx से दिखा रहे हैं। और मान लेते हैं सूक्ष्म दूरी तय करने में जो इस वस्तु को, जो गतिमान वस्तु, उसको समय लगा dt। तो जो हमारा तात्क्षणिक वेग होता है यानी v इंस्टेंटेनियस वो इक्वल्स टू होता है dx अपॉन dt। अगर वो सूक्ष्म विस्थापन dx है जिसको क्रॉस करने में dt समय लग रहा है, तो जो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, तात्क्षणिक वेग होता है, वो dx अपॉन dt होता है। तो ये बात आप पकड़ के चलिए कि हम लोग कैसे वेग को कैलकुलेट करते हैं, तात्क्षणिक वेग को। तो ये मान लीजिए कि वेग एक बिंदु पर निर्धारित करना संभव नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में वेग की डेफिनेशन तो समझिए, विस्थापन कैसे निकालते हैं, स्थिति में परिवर्तन। तो स्थिति में परिवर्तन कब होगा, जब वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाएगी। मतलब दो वैलिड पॉइंट हमारे पास होने चाहिए उस गतिमान वस्तु के पथ के। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं तात्क्षणिक वेग। अब यहाँ पे एक प्रकार के और वेग की बात करते हैं जो कि है हमारा औसत वेग। औसत वेग को हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग v एवरेज, ये इक्वल्स टू होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। ध्यान दीजिए, अगर हम निकालें यहां से यहां तक की केवल, तो यहां से जब पिंड यहां है तो इतना विस्थापन ये हो जाएगा, तो ये इसका वेग है। मान लेते हैं कुछ भी यहां से यहां तक का विस्थापन, लेकिन अगर संपूर्ण यात्रा का विस्थापन ले, कुल विस्थापन, और उस यात्रा को करने में जितना भी समय लगा, मतलब उस गतिमान वस्तु को वो पथ, वो विस्थापन, पथ का मतलब पाथ मत समझिएगा, वो पथ जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को सबसे न्यूनतम दूरी से मिलाता है। क्योंकि कुल विस्थापन का मतलब होता है कि अगर कोई भी वस्तु किसी भी, मान लीजिए इस तरह से किसी भी तरीके से चल के आई यहां से यहां, तो ये वाला कुल पथ, ये इसका विस्थापन होगा, न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, मान लेते हैं कुल विस्थापन अगर हमारा s है तो s अपॉन, और अगर समय t है तो s अपॉन t से, मात्रक वही मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान में रखिए कि हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है, वेलोसिटी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल में इनकी डिफिनेशन का मतलब क्या है। ठीक है, बाकी डायरेक्टली डिफिनेशन आप बुक से कहीं भी, किसी भी बुक से उठा के पढ़ सकते हैं, बट आपको ये चीज नहीं मिलेगी कहीं पे कि कैसे तात्क्षणिक वेग, इतना डीपली इसको समझना ये जरूरी है। अब देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि ये मान लीजिए ए से बी तक एक वस्तु जा रही है और इसकी, क्योंकि वेग हमारी सदिश राशि है तो उसमें दिशा भी होगी, तो उसमें औसत वेग और तात्क्षणिक वेग की दिशा, मान लीजिए कई सारे हमको पॉइंट दे दिए हैं, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। मान लीजिए हमको दे दिया कि ये पॉइंट P, एक पॉइंट ये दे दिया Q, एक पॉइंट यहां पे दे दिया ये R, और एक पॉइंट यहां पे दे दिया S। बताया कि चारों पॉइंट पे हमको तात्क्षणिक वेग और औसत वेग की दिशा बतानी है। तो देखिए, औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो कुल विस्थापन ये वाला होगा, ये वाला प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, और विस्थापन की दिशा में वेग होता है। तो v एवरेज की डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी, a टू b, ये होगा v एवरेज। प्रत्येक बिंदु पर जो v एवरेज यानी औसत वेग की डायरेक्शन होगी वो a टू b होगी। बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम दूसरी बात ध्यान से सुनिए, तो v एवरेज की यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ होगी, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि p बिंदु पर तात्क्षणिक वेग की जो है डायरेक्शन क्या होगी, तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पे dx मानते हैं, और dx यहाँ पे देखिए ये dx की डायरेक्शन, और इसी दिशा में विस्थापन, और विस्थापन की दिशा में वेग, तो तात्क्षणिक वेग की दिशा ये। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे,
ये dx की यहाँ पे डायरेक्शन हुई, तो तात्क्षणिक वेग की जो डायरेक्शन निकली वो नीचे की तरफ, इस तरीके से ये डायरेक्शन है तात्क्षणिक वेग की। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, जरूरी नहीं कि v इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक वेग और औसत वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर समान ही हो, अलग अलग हो सकती है। ठीक है, ये बात हम आपको बताना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो dx ये हो जाएगा, तो ये और यहाँ पे वी एवरेज भी इसी तरीके से होगा, यहाँ पे वी एवरेज इस तरफ होगा और इंस्टेंटेनियस ये होगा, यहाँ पे बराबर है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी वी इंस्टेंटेनियस की, और एवरेज की क्या होगी, एवरेज की प्रत्येक बिंदु पर इस तरीके से होगी। तो ये जरूरी नहीं कि अगर कोई गतिमान वस्तु है और उस गतिमान वस्तु का पाथ, जो गतिमान वस्तु का पथ मिल रहा है वो इस तरीके से मिल रहा है, तो जरूरी नहीं कि उस पथ पर प्रत्येक बिंदु पर वी एवरेज और वी इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन समान हो। हाँ, हो भी सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे समान है, दोनों एक ही दिशा में, बट यहाँ पे देखिए ये तात्क्षणिक वेग, ये औसत वेग, यहाँ पे देखिए ये तात्क्षणिक वेग, इसी दिशा में औसत वेग, यहाँ पे देखिए ये तात्क्षणिक वेग, ये वाला ये तात्क्षणिक वेग और औसत वेग ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप तात्क्षणिक वेग और औसत वेग जो हमारा वेग है उसको समझिए। ठीक है, बाकी डिफिनेशन तो एक एक लाइन की सभी बुक्स में, किसी भी राइटर की बुक, आप कोई भी बुक उठा लीजिए, सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी, डिफिनेशन आपको मिलेगी, बट फील रहिए कि एक्चुअल में मतलब क्या है, ताकि क्वेश्चंस ना फंसे। अच्छा, अब अगली बात हम लोग जो करेंगे वो करेंगे एक्सेलरेशन, चाल की बात कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं त्वरण पे, क्योंकि त्वरण भी बहुत जरूरी है हमारा, वो भी हमारी सदिश राशि है। लेकिन उससे पहले एक अदिश राशि की बात कर लेते हैं, चाल की। तो चाल को भी देख लेते हैं, एक मिनट, बहुत स्पीड में। चाल को बोलते हैं स्पीड, और चाल बराबर हम लोग बहुत, ये फार्मूला हमारा जो हमारे फैमिलियर क्या बार बार आता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। एकांक समय में 1 सेकंड में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। क्योंकि दूरी अदिश है तो चाल भी अदिश है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। चाल का मान दूरी पर निर्भर करता है और दूरी का मान पथ की लंबाई पर निर्भर करता है। यहाँ पे कोई डायरेक्शन की बात नहीं होगी। तो चाल हमारी अदिश राशि है। मात्रक वही होता है, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। तो चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ से आप चाल और वेग में अंतर भी, ये आप होमवर्क है आपका, पिन चलता रहिए साथ में कि उसमें अभी क्या बताया गया और इसमें क्या बताया गया, क्या डिफरेंस निकल के आते हैं। क्योंकि 11th में पढ़ने वाले बच्चे इतना उनका माइंड मेकअप होता है कि इस तरह के डिफरेंसेस निकाल सकते हैं। खैर, अगली बात करते हैं यहाँ पे। तो ये होती है हमारी चाल। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है, अदिश राशि, इसमें दिशा नहीं होती। अब उसके बाद आता है औसत चाल। औसत चाल क्या होती? औसत चाल होती कुल दूरी बटे कुल समय। हम जो यात्रा करते हैं, मान लीजिए हम कुल दूरी बटे कुल समय। मान लीजिए हम लोग यहां से 70 किलोमीटर दूर किसी जगह पे गए और उस जगह पे जाने में हमको जो टाइम लगा वो 2 घंटे का लगा। तो हमसे पूछा जाए कि ये बताओ कि तुम्हारी औसत चाल क्या रही, तो हम बताएंगे कि हमारी जो औसत चाल रही वी एवरेज वो रही 70/2 यानी 35 किलोमीटर प्रति घंटे। 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम लोग चलते रहे। अच्छा, क्या हम प्रत्येक रास्ते के प्रत्येक बिंदु पर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे चले? नहीं, ये हमारी कुल दूरी है और ये कुल समय है। यात्रा करने में तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप प्रत्येक बिंदु पे कॉन्स्टेंटली इतना गए हो। जहाँ पे ट्रैफिक कम हुआ होगा वहाँ पे आप स्पीड बढ़ाए होंगे, 70 से भी ज़्यादा किए होंगे, 35 से भी ज़्यादा किए होंगे, और जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा वहाँ 35 से कम भी किए होंगे। तो मान लीजिए अगर हमारा ये रास्ते का पथ है और हम इस बिंदु पे चाल निकाल लें, चाल, तो ये हमारी कहलाती है तात्क्षणिक चाल। किसी भी क्षण चाल, किसी गतिमान वस्तु की किसी भी क्षण चाल। मतलब अगर कोई भी, मान लीजिए हम रोड के किनारे खड़े हैं और वहाँ से कोई बाइक वाला बहुत तेज़ी से निकल रहा है, मान लीजिए उसकी स्पीड हमारे सामने 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की थी, तो वो उसकी तात्क्षणिक चाल है। हो सकता है आगे जाके वो और कम पड़ जाए या और बढ़ा ले। ठीक, तो ये चाल का फंडा होता है, याद रखिएगा। अब इसके बाद आते हैं त्वरण पे, है ना, क्योंकि बहुत जरूरी, हमारी जो सबसे जरूरी
सदिश राशि इसके वेग के बाद निकल के आती है, वेग से ही रिलेटेड होती है, वो होती है त्वरण। अच्छा, नोट करते जाइएगा आप लोग पॉज करके, क्योंकि बार बार बोल नहीं पाते हैं कि नोट करिए, उसके बाद रफ करें, रफ कर देते हैं डायरेक्ट। खैर, अब बात करते हैं त्वरण की। त्वरण को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन शॉर्ट में लिख दिए। त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर मतलब समय के साथ अगर किसी वस्तु का वेग कंटिन्यू बदल रहा हो, परिवर्तन हो रहा हो, तो हमको रास परिवर्तन की दर कैलकुलेट करने पे मिलती है, वो हमारी त्वरण होती है, वो हमारी त्वरण होती है। और अगर हम लोग देखें किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन कब होता है, तो जब उस पर बल लगता है ना, वो तो काज ऑफ मोशन में आ गया। खैर वो हम डायनामिक्स में पढ़ेंगे, बट अभी समझ लीजिए कि अगर किसी वस्तु के किसी भी कारण से हो, अगर उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन का मतलब कम और ज्यादा दोनों, तो हम लोग बोलते हैं जो हमको राशि मिलती है वो होती है त्वरण, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, और डेल्टा टी क्या है? यहां पे देखिए डेल्टा टी समयांतराल, यहां पे लिखा होता है समयांतराल, मतलब डेल्टा टी वह समय है जितने समय में वेग में परिवर्तन हुआ है, वो समय है जितने समय में वेग में परिवर्तन हो रहा है। इस बात को भी याद रखिएगा कि डेल्टा टी वह समय है जिसमें वेग में परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, तो अब अगर देख लें, यहां पे देखें, अगर मान लें किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग जो है वो u है और अंतिम वेग v, जो त्वरण होगा वो होगा v माइनस यू, अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे t बटे समय, ये ठीक है, ये होता है त्वरण। इसी को हम लोग लिख सकते हैं a बराबर डेल्टा v, अंतिम माइनस प्रारंभिक, डेल्टा परिवर्तन अपॉन t। मात्रक क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, वेग में परिवर्तन और वेग का मात्रक वही होता है, यानी वेग में परिवर्तन का मात्रक वही होगा जो वेग का होगा, तो मीटर पर सेकेंड और बटे में सेकेंड, तो ये आ जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा त्वरण का मात्रक होता है। और त्वरण हमारी सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि, सदिश राशि, इस बात को भी याद रखिएगा, त्वरण सदिश राशि है। इसका SI मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसकी दिशा जो होगी वो जिस तरफ बल लगेगा उस तरफ त्वरण की दिशा होगी। खैर इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, दिशा जब हम लोग न्यूटन के लॉ पढ़ेंगे तब। अभी समझ लीजिए जिस तरफ बल लगता है उस तरफ त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक, मतलब ये किसी गतिमान वस्तु की गति की दिशा में भी हो सकता है और गति की विपरीत दिशा में भी हो सकता है, इस पर चर्चा करते हैं। और त्वरण हम 3 प्रकार के त्वरण पढ़ेंगे, 3 प्रकार, किसी वस्तु में 3 प्रकार के त्वरण हो सकते हैं, और वो कौन कौन से हो सकते हैं इनको हम लोग पढ़ते हैं, तो ये नोट करिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वो 3 प्रकार के त्वरण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे धनात्मक त्वरण। बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो बारीकी हम बताएंगे उसको सेम आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर समझना है, ताकि बात आपको पूरी समझ में आए एक ही बार में। देखिए, सबसे पहले हमको पढ़ना है धनात्मक त्वरण, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण का मतलब होता है ए पॉजिटिव, ए की वैल्यू कैसे मिले? पॉजिटिव। अच्छा, ए होता क्या है? ए होता है v माइनस यू बाई टी, यही तो भी हम लोगों ने पढ़ा है, ए बराबर v माइनस यू बाई टी। अब ये ए की वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए फॉर ए पॉजिटिव, मतलब ए की वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए किसको पॉजिटिव होना पड़ेगा? v माइनस यू बाई टी मस्ट हैव इक्वल्स टू पॉजिटिव। अच्छा, बट टी तो हमारा जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा, उसमें तो कोई दिक्कत, भाई समय तो हमेशा कभी -1 सेकेंड माइनस नहीं, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 जीरो भी नहीं होता है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 4 सेकेंड फिर मिनट फिर घंटे, हमेशा पॉजिटिव की तरफ बढ़ता रहता है जो हमारा समय होता है। तो फिर तब v माइनस यू बराबर पॉजिटिव होना चाहिए, ये स्टेटमेंट
फिर ये स्टेटमेंट वैलिड करेगा। अब v माइनस यू पॉजिटिव कब होगा? भाई ध्यान दीजिए, दो चीजों का घटाना पॉजिटिव कब आता है? जब जो घट रहा हो वो कम हो और जिसमें घटाया जा रहा है वो ज्यादा हो, यानी v इज ग्रेटर देन u। यहां पे स्थिति क्या बनेगी? v इज ग्रेटर देन u, अर्थात अंतिम वेग ज्यादा, अंतिम वेग ज्यादा, प्रारंभिक वेग कम। देखिए इस बात का मतलब यही निकलता है कि नहीं? अंतिम वेग ज्यादा, प्रारंभिक वेग कम। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या होता है? इसका एक लाइन में लिख लेंगे, अर्थात यहां पे जब त्वरण उत्पन्न हो रहा है, जब बल लगाया जा रहा है, तो जब जो त्वरण उत्पन्न है वो उसके वेग को बढ़ा रहा है, वो उसके वेग को बढ़ा रहा है। यह भी हम कह सकते हैं कि जिस तरफ वस्तु गति कर रही थी, भाई ध्यान समझिएगा, मान लीजिए ये मार्कर है, इस बोर्ड की तरफ गति कर रहा है, अब इस पे फोर्स लगा दे तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन तभी आएगा जब त्वरण वस्तु की गति की दिशा में होगा, जब वस्तु की गति की दिशा में होगा, और जब गति की दिशा में आप किसी वस्तु को धक्का देंगे तो उसकी वेलोसिटी हमेशा बढ़ेगी। अर्थात जब किसी गतिमान वस्तु का या स्थिर से गतिमान गति में आती है, वेग बढ़ता है, वेग बढ़ता है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण धनात्मक होता है, उत्पन्न त्वरण पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा। जब वेग बढ़ रहा होगा तो उत्पन्न त्वरण कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, और कैसे होगा ये आप यहां से बता सकते हैं। ठीक, अब हम लोग दूसरे टाइप का जो एक्सेलरेशन है वो पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए, जो होगा हमारा निगेटिव एक्सेलरेशन। और निगेटिव एक्सेलरेशन भी ध्यान से आप थोड़ा समझिएगा, बहुत आराम से समझ में आएगा। कोई अरे इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, बहुत बस ये है कि थोड़ी बातें जो है वो डीप की जा रही है, लेकिन बातें बहुत बेसिक हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको लगे कि अरे तो बहुत कठिन है, हमसे हमें समझ में नहीं आएगी या हमसे हो नहीं पाएगा। खैर देखिए, ऋणात्मक त्वरण मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। ऋणात्मक त्वरण का मतलब क्या होता है? मतलब ए की वैल्यू कैसी हो? निगेटिव हो। अच्छा, ए हमने पढ़ा क्या है? ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, यही तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। कोई दिक्कत नहीं, ए की वैल्यू होती है v माइनस यू बाई टी। अब ध्यान से बात को समझिएगा, फॉर ए निगेटिव, मतलब ए निगेटिव होने के लिए क्या निगेटिव होना चाहिए? v माइनस यू बाई टी मस्ट हैव इक्वल्स टू निगेटिव। अब वही बात आ गई, t नेवर इक्वल्स टू निगेटिव, टी तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव होगी, बढ़ती जाएगी, तो ये तो निगेटिव होगा नहीं, तो ये हम छोड़ देंगे, है तो हमारे लिए बेकार है। तो इसका मतलब v माइनस यू मस्ट हैव इक्वल्स टू निगेटिव। ठीक, वहां पे क्या था? टी पॉजिटिव था, तो टी, अब देखिए अगर ये वहां पे अगर पॉजिटिव चीज से निगेटिव चीज में भाग दें तब भी तो वैल्यू निगेटिव आती थी, इसलिए टी तो पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर वाला भी मतलब हर तो पॉजिटिव है लेकिन अंश भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसलिए v माइनस यू पॉजिटिव रखा था। यहाँ पे ये तो हमेशा निगेटिव होता है, लेकिन ये यहाँ पे यह तो निगेटिव हो नहीं सकता है, समय तो निगेटिव हो नहीं सकता, तो फिर किसको निगेटिव होना चाहिए? ये, क्योंकि पॉजिटिव में अगर निगेटिव से डिवाइड करेंगे तब भी निगेटिव आएगा। तो वही बात, v माइनस यू को क्या होना चाहिए? निगेटिव ना। इतना मैथ आप लोग पढ़े हैं। तो अब देखिए, दो चीजों का घटाना माइनस में कब आता है? जब घटने वाला बड़ा हो और जिसमें घट रहा हो वो छोटा हो, यानी इस स्थिति में v लेस देन यू, v इज लेस देन यू, अर्थात जब प्रारंभिक वेग ज्यादा, अंतिम वेग कम। बहुत सीधी बात है। हम कह सकते हैं कि वस्तु का प्रारंभिक वेग ज्यादा है और अंतिम वेग कम है, मतलब वस्तु पहले ज्यादा तेज चल रही थी, अब उसकी वेलोसिटी कम पड़ गई। मतलब क्या निकलता है? अर्थात जब किसी गतिमान वस्तु का वेग घटता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण निगेटिव होता है। कैसा होता है? निगेटिव होता है।
अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो उसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसकी गति को अपोज कर रहा है, रोक कर रहा है, तभी तो वेलोसिटी कम पड़ेगी। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो वस्तु यूं जा रही है तो उसको रोका जा रहा है, इस तरफ एक फोर्स लगाया जा रहा है, तो जो त्वरण उत्पन्न होगा फोर्स की डायरेक्शन में होगा तो निगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे त्वरण की दिशा गति की दिशा के विपरीत होगी। जब भी किसी वस्तु की में त्वरण की दिशा गति उस वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होगी तो आप ये समझेंगे कि उस पर जो फोर्स लगाया जा रहा है उसकी गति की विपरीत दिशा में लगाया जा रहा है, मतलब उसको रोका जा रहा है, और रोका जाएगा तो उसका वेलोसिटी कम पड़ेगा, पहले से घटेगा, और घटेगा तो जो त्वरण की वैल्यू लेंगे वो माइनस लेंगे, कम पड़ जाएगा, v माइनस यू की वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव आएगी। और ऐसे त्वरण को मंदन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब घट रहा हो तो मंदन, डीएक्सेलरेट, मंदन कहते हैं, याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ठीक, अब अगली बात करते हैं एक टाइप का और हमारे पास एक्सेलरेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो एक्सेलरेशन। वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एक आधा नंबर का सवाल उस पर बन जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन जाता है जो बहुत आराम से क्लियर होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअल में मतलब क्या है, और मतलब हम तभी समझेंगे जब उसमें थोड़ा डीप जाएंगे, इसको देखेंगे। खैर देखते हैं, शून्य एक्सेलरेशन मतलब शून्य त्वरण, शून्य त्वरण, शून्य त्वरण का मतलब क्या होता है, a इक्वल्स टू जीरो। फिर वही बात यार, हमारे पास फार्मूला तो a का है v माइनस यू बाई टी, ये अब हमको a की वैल्यू क्या चाहिए, जीरो चाहिए, तो इसका मतलब v माइनस यू बाई टी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, t क्या कभी जीरो हो सकता है, उत्तर है नहीं। समय, समय तो कॉन्स्टेंटली चलता है, 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड, मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर घंटे में, जहां t नेवर इक्वल्स टू जीरो, कभी जीरो नहीं होगा। फिर क्या, v माइनस यू को जीरो होना चाहिए क्या, अच्छा v माइनस यू बराबर जीरो, मतलब यहां से क्या निकल के आता है, दो चीजों का घटाना कब जीरो होता है, दो चीजों का घटाना तभी जीरो होता है जब दोनों आपस में बराबर हो, जब v बराबर u, तब a बराबर जीरो निकल के आएगा। अरे यार v माइनस यू आ गया जीरो, तो t कुछ भी हो तुम उसमें डिवाइड करो, 2 4 5 जीरो में किसी भी संख्या से डिवाइड करो, वैल्यू हमेशा कितनी आती है, जीरो। अच्छा, तब एक्सेलरेशन जीरो होगा और उत्पन्न त्वरण शून्य त्वरण होगा। मतलब क्या है इसका, शून्य त्वरण का मतलब क्या है, तो याद रखिए, देखिए जब a बराबर जीरो, जब a बराबर जीरो तो v बराबर जीरो, v बराबर u, v बराबर u। अच्छा अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वेग जो है वो नियत है। इसका मतलब क्या है, वेग नियत के दो कंपोनेंट, दो पार्ट कर सकते हो। देखो पहली चीज तो शून्य त्वरण का अर्थ क्या होता है, शून्य त्वरण का अर्थ होता है वेग नियत, और वेग नियत का मतलब होता है या तो वो वस्तु जिस वेग से गति कर रही हमेशा उसी वेग से गति करती रहेगी, मतलब उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वस्तु या तो एक समान गति की अवस्था में है या विराम की अवस्था में है। वेग नियत का मतलब ये होता है या तो एक समान गति कर रही है, एक समान गति में वेग परिवर्तित नहीं होता है, जिस वेग 5 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट की और बाद में भी 5 मीटर पर सेकंड, जिस जब भी देख रहे हैं तो 5 मीटर पर सेकंड का उसका वेग है। अच्छा दूसरा क्या है, या तो वस्तु स्थिर होगी, स्थिर होगी तब भी u बराबर v होगा, क्योंकि इस स्थिति में u बराबर भी जीरो होगा, v बराबर भी जीरो। अरे स्थिर वस्तु का वेग कभी भी देखोगे वो हमेशा तुमको जीरो ही मिलेगी, क्योंकि वस्तु स्थिर गति है, हो ही नहीं रही है। तो कभी कभी पूछ देता शून्य त्वरण का अर्थ क्या है, शून्य त्वरण का अर्थ क्या है, वेग नियत, वेग नियत। और वेग नियत में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बोल देते हैं एक समान गति, दो बात इसके मतलब निकलते हैं यहाँ वेग नियत के दो निष्कर्ष, या तो वो वस्तु एक समान रूप से गतिमान होगी या फिर वो क्या होगी, स्थिर होगी। तो यहां तक का आप पढ़िए, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेटिव मोशन को। बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा रिलेटिव मोशन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको समझेंगे। तब तक यहाँ तक के नोट्स बनाइए, फिर भी अगर कोई चीज़ छूटी हो या ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में पहले उसके डाउट्स क्लियर होंगे, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। सो थैंक